हेलो एवरीवन, आज का वीडियो है क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी से लेक्चर नंबर 5। हमारे आज के डिस्कशन टॉपिक्स होंगे रेजिस्टेंस, इसके बाद हम पढ़ेंगे फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड्स। थर्ड टॉपिक होगा रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी और आज की क्लास का हमारा लास्ट टॉपिक होगा मिनिएचर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर। तो क्लास स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम किसका डिस्कशन करने वाले हैं आज? अबाउट दी रेजिस्टेंस। लास्ट वीडियो में हमने ओम्स लॉ डिस्कस किया था और ओम्स लॉ का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि किसी भी कंडक्टर में अगर एक्सटर्नल फिजिकल कंडीशंस को कांस्टेंट रखा जाता है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस उस कंडक्टर के अक्रॉस अप्लाई किया जाता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? करंट फ्लो के। अगर आप प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते तो एक कांस्टेंट आता है और इस कांस्टेंट को क्या बोला जाता है? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की अगर हम कैलकुलेशन देखें तो रेजिस्टेंस आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट। किसी भी कंडक्टर में कितना पोटेंशियल का वैल्यू है और कितना करंट का वैल्यू है, ये दोनों वैल्यू जब आप इस फॉर्मूले में रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का एक कैरेक्टरिस्टिक होता है। रेजिस्टेंस क्या डिफाइन करता है कि जब एक कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वो करंट कितना ऑपोजिशन फेस करता है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस और करंट एक दूसरे के क्या होते हैं? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस यानी कि ऑपोजिशन चार्जेस को फील होगा एक कंडक्टर में फ्लो करने में, उतना ही कम क्या होगा? करंट होगा। या फिर हम ऑपोजिट क्या कहें कि जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ही ज़्यादा आपका कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। अगर हम एक कंडक्टर को देखें तो एक कंडक्टर के पास क्या होते हैं? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब हम एक बैटरी के थ्रू इस कंडक्टर में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो क्या होता है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं? मूव करने लगते हैं। जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं तो मूव करते हुए इन इलेक्ट्रॉन्स का दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के साथ कोलिजन होता है। उस कोलिजन की वजह से क्या होता है कि इनका जो पाथ होता है वो स्मूथ नहीं होता है और कुछ ना कुछ ऑपोजिशन ये सारे इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं। इसी ऑपोजिशन को हमने क्या नाम दिया है? रेजिस्टेंस नाम दिया है। ठीक है, तो आप ये याद रखेंगे कि किसी भी कंडक्टर में क्या इनफाइनाइट करंट फ्लो हो सकती है? इट इज़ नॉट एट ऑल पॉसिबल, क्योंकि एक करंट में जो भी एक कंडक्टर में जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो जब पोटेंशियल डिफरेंस में फ़्लो करते हैं तो होता क्या है कि वो सारे के सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक ऑपोजिशन फील करते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस का हमारा ये फर्स्ट टॉपिक था। और सेकंड हमको क्या देखना है कि अगर आपके पास सपोज़ एक कंडक्टर है जिसका लेंथ है स्मॉल l और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है कैपिटल A। सपोज़ हमने इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। कैसे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होगा? आप एक बैटरी से इसे कनेक्ट कर दीजिए तो कैपिटल V यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इसमें अप्लाई हो जाएगा। करंट फ्लो होने लगेगी। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग के साथ हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? रेजिस्टेंस। तो इस कंडक्टर का पर्टिकुलर हम कैपिटल R कैलकुलेट कर सकते हैं। हमको आज की क्लास के हमारे सेकेंड टॉपिक में ये देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है, किसी भी कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या किन्हीं किन्हीं फैक्टर्स पे डिपेंड करता है या फिर ये जो रेजिस्टेंस होता है ये इंडिपेंडेंट होता है, यानी कि किसी भी चीज़ पर डिपेंड नहीं करता है। तो कुछ लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए और ये देखा गया कि सपोज़ हमारे पास एक L लेंथ का कंडक्टर है और इसका एरिया कितना है? कैपिटल A। सपोज़ इसका कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस कितना आया है? कैपिटल R। अब क्या किया गया कि इसी सेम मटेरियल का दूसरा कंडक्टर लिया गया जिसका लेंथ किससे ज़्यादा था? इस स्मॉल l लेंथ से ज़्यादा लेंथ था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं मटेरियल इज सेम बट इसका लेंथ क्या है? लार्जर लेंथ है एज़ कम्पेयर टू दिस। तो आप इसको क्या बोल देंगे? L'। तो ये देखा गया कि अब इस कंडक्टर में आप फिर से क्या कर रहे हैं? बैटरी से पोटेंशियल अप्लाई कर रहे हैं, फिर से करंट मेजर कर रहे हैं और रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो क्या पाया गया कि जो इस केस में कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस है, सपोज कैलकुलेटेड रेजिस्टेंस R' है तो R' किससे ज़्यादा आया? R से। तो ये कंक्लूजन निकाला गया कि रेजिस्टेंस लेंथ पर डिपेंड करता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर लेंथ बढ़ रही है, अगर एक कंडक्टर का लेंथ इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी क्या हुआ है?
इंक्रीज़ हुआ है। तो इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं, हमारा पहला रिलेशन आता है R इज़ प्रोपोर्शनल टू L, यानी कि रेजिस्टेंस किस पर डिपेंड करता है, लेंथ पर। तो पहला फैक्टर हमको मिल गया कि लेंथ बढ़ाएंगे, एक सेम मटेरियल में अगर आप लेंथ इंक्रीज करेंगे तो आपका क्या इंक्रीज हो जाएगा, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। सेकंड क्या देखा गया, सपोज आप लोग फिर से इस सेम मटेरियल का लेंथ सेम रखते हैं बट इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो इंक्रीज कर देते हैं। तो अभी आपका एरिया इतना है, अब सपोज मैं इसको बढ़ाकर, आप देख सकते हैं इतना बड़ा अगर मैंने इसका एरिया कर दिया, फिर उसका रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो सेकेंड टाइम जब रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया तो कितना आया R डैश। बट इस बार हमने ये देखा कि जब एरिया बढ़ाया जाता है तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, कम हो गया, तो हमने बोला R डैश इज स्मॉलर देन R। इसका मतलब ये था कि आप किसी कंडक्टर जो कि एक मटेरियल का बना सेम मटेरियल के कंडक्टर में अगर आप एरिया इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इसका कंक्लूजन क्या निकाला गया कि रेजिस्टेंस एरिया पर भी डिपेंड करता है, और रेजिस्टेंस और एरिया में क्या रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा, आपका रेजिस्टेंस कम होता जाएगा। मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो रेजिस्टेंस किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, लेंथ पर भी डिपेंड करता है और एरिया पर भी डिपेंड करता है ऑफ अ कंडक्टर। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन करके लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इक्वेशंस को कंबाइन करके R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। अब मैं आपकी इक्वेशन 1 और 2 इरेज कर सकती हूँ। यहाँ पर हमारा एक रिलेशन आ गया, R इज प्रोपोर्शनल टू L बाई A। जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है तो क्या आ जाता है, कॉन्स्टेंट, and this is a new constant and we will call this constant as resistivity। क्या बोलेंगे इसको हम, resistivity। अब यहाँ पर आपको दो टर्म्स मिल गए हैं, एक तो रेजिस्टेंस है और दूसरा क्या है, रेजिस्टिविटी। तो इन दोनों टर्म्स में बहुत स्टूडेंट्स को एक नॉर्मल सा कन्फ्यूजन होता है, इट इज़ वेरी ऑब्वियस कन्फ्यूजन कि क्या रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी अलग अलग होते हैं या फिर दोनों सेम ही होते हैं। तो इसको समझने के लिए मैं फिर से ये फॉर्मूला एक बार लिखूंगी और हम रेजिस्टिविटी को अब डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है दैट इज़ कॉल्ड दी रेजिस्टिविटी। हमने क्या रिलेशन अभी डिराइव किया है, R इज इक्वल टू रो L बाई A। हमें किसको डिफाइन करना है, अब रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना है। तो फिजिक्स में हमें कोई भी डेफिनेशन बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा टर्म्स होते हैं उनको 1 यूनिट लेना पड़ता है। ठीक है, तो आप लेंथ को कितना ले लीजिए, 1 यूनिट, एरिया को भी कितना ले लीजिए, 1 यूनिट। अगर आप इन दोनों को 1 यूनिट लेंगे तो आपका जो रेजिस्टेंस होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, रेजिस्टिविटी के। तो अब आप यहाँ पर कैसे रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। फिर से सुनेंगे आप, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर व्हेन द कंडक्टर हैज यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया। तो सपोज आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, हमने एक कोई भी कंडक्टर एक अज्यूम करेंगे जिसका लेंथ है स्मॉल l और एरिया है कैपिटल A। तो अगर आप पूरे कंडक्टर की बात करेंगे तो आप क्या बोलेंगे कि इस कंडक्टर का एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, जितना भी लेंथ होगा, जितना भी एरिया होगा, एक कंप्लीट कंडक्टर के लिए आप क्या टर्म डिफाइन करेंगे, रेजिस्टेंस डिफाइन करेंगे। बट अगर आप इस कंडक्टर का एरिया 1 यूनिट कर दें और लेंथ कितना कर दें, 1 यूनिट, तो उस केस में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी वो एक्चुअल में क्या होगी, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या है, ऑपोजिशन ही है। बट इस डेफिनेशन से हम लोग क्या समझते हैं कि जो रेजिस्टेंस है वो कंप्लीट कंडक्टर के लिए डिफाइन होगा। कंप्लीट कंडक्टर के लिए डिफाइन होने के साथ साथ ये जो रेजिस्टेंस है ये लेंथ पर भी डिपेंड करता है, एरिया पर भी डिपेंड करता है। अभी हमने इससे पहले जो डेरिवेशन किया है उसमें क्या देखा है कि रेजिस्टेंस लेंथ के बढ़ाने पर बढ़ जाता है, रेजिस्टेंस एरिया के कम करने पर क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि एरिया और रेजिस्टेंस में कैसा होता है, इन्वर्स रिलेशन होता है। बट अगर हम रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी किसी भी मटेरियल के लिए, किसी भी एक पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए
ये एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। कांस्टेंट हमने इसको पहले से ही डिफाइन कर दिया, इस फॉर्मूले में भी आप कह रहे हैं दिस इज़ अ कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर मटेरियल, और इसकी डेफिनेशन हमने कैसे दे दी, एक पर्टिकुलर मटेरियल का जब आप लेंथ 1 यूनिट एरिया 1 यूनिट कर देंगे तो उतना जो रेजिस्टेंस होगा इतने लेंथ और इतने एरिया का, उसको क्या बोला जाएगा, रेजिस्टिविटी, ठीक है। तो दिस रेजिस्टिविटी विल बी ट्रीटेड एज दी कांस्टेंट फॉर अ मटेरियल, और एक मटेरियल के लिए जो रेजिस्टेंस होगा दिस विल नॉट बी द कांस्टेंट, इट विल डिपेंड ऑन लेंथ, दिस रेजिस्टेंस विल डिपेंड ऑन एरिया। तो आप एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं कि अगर आपके पास एक सपोज कंडक्टर है, कंडक्टर का आपने लेंथ डबल कर दिया, अगर लेंथ डबल कर दिया तो क्या रेजिस्टेंस चेंज होगा या रेजिस्टिविटी चेंज होगा। तो अभी हमने क्या देख लिया है कि जो रेजिस्टिविटी होता है वो एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा। अगर आपने लेंथ डबल किया है तो आपका क्या चेंज हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका चेंज हो जाएगा। तो ये हमने देख लिया रेजिस्टिविटी। अब अगर मैं रेजिस्टिविटी की एसआई यूनिट की बात करूँ तो आप इस फॉर्मूले से इसकी एसआई यूनिट निकाल सकते हैं। पहले हम रो का वैल्यू निकालेंगे, कितना हो जाएगा, आर ए डिवाइडेड बाई स्मॉल एल, और इसका एसआई यूनिट आपका कितना आ जाएगा, ओम मीटर। कैसे आएगा, रेजिस्टेंस का ओम होता है, एरिया का मीटर स्क्वायर, यहाँ पर मीटर, एक मीटर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो आपका एसआई यूनिट रेजिस्टिविटी का कितना आ जाएगा, ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी किसी भी एक मटेरियल के लिए कांस्टेंट होगी। अगर आप मटेरियल चेंज कर देंगे, अगर आप मटेरियल चेंज कर देंगे तो आपके मटेरियल चेंज करने से ही क्या चेंज हो जाएगा, रेजिस्टिविटी चेंज हो जाएगा। रेजिस्टिविटी के साथ ही हम एक टर्म डिफाइन करते हैं विच इज़ कॉल्ड द कंडक्टिविटी। देखिए, अगर हम सिर्फ रेजिस्टिविटी की बात करें तो रेजिस्टिविटी एक्चुअल में क्या है, ऑपोजिशन। रेजिस्टिविटी अभी हमने देखा किसके इक्वल होता था, रेजिस्टेंस के इक्वल होता था। इसका मतलब रेजिस्टिविटी क्या है, एक्चुअल में ऑपोजिशन। तो अगर मैं बोलूँ कि अपने पास एक कंडक्टर है, उसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा है, उस कंडक्टर का रेजिस्टिविटी क्या है, ज़्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ज़्यादा रेजिस्टिविटी मतलब ज़्यादा ऑपोजिशन, मतलब कि करंट कम फ्लो होगा उस कंडक्टर में, ठीक है। कंडक्टर हम क्यों यूज़ करते हैं, कंडक्टर का मेन हम इसीलिए यूज़ किया जाता है कि जो कंडक्टर है उसमें कम से कम करंट को अपोजिशन फील हो और ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो हो सके, ठीक है। फ्लो हो सके का मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा करंट कंडक्ट हो सके, तो उसी से रिलेटेड हम एक टर्म बनाते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम सिग्मा से डिनोट करेंगे और ये किसके इक्वल होगी, 1 रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का जस्ट ऑपोजिट होगा कंडक्टिविटी। फिर से सुनिए, अगर मैं बोलूँ मेरे पास एक कंडक्टर है जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, कंडक्टिविटी ज़्यादा का मतलब क्या हुआ, रेजिस्टिविटी कम। रेजिस्टिविटी कम का मतलब क्या होगा कि लेस ऑपोजिशन होगा, जितना कम ऑपोजिशन होगा उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा उस कंडक्टर में करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो एक अच्छे कंडक्टर की क्या रिक्वायरमेंट होगी कि उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा हो और रेजिस्टिविटी कम हो, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी कंडक्टिविटी एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अगर आपको रेजिस्टिविटी समझ में आता है तो उसका जस्ट ऑपोजिट आपका क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी। अब हम आपका एक और टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मिनिएचर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। मिनिएचर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। पहले तो हम ये समझते हैं कि मिनिएचर क्या होता है और रेजिस्टेंस का क्या मिनिएचर फॉर्म है, क्या इस हेडिंग का क्या मतलब, पहले हम लोग हेडिंग समझेंगे। देखिए, 2 तरह के लेवल होते हैं जिनमें हम लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं। एक तो होता है मैक्रोस्कोपिक लेवल और दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक में एकदम जनरल टर्म में पहले समझेंगे। मैक्रोस्कोपिक जिनको हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक को हम अपनी नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं,
ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक जो फिजिकल वर्ल्ड हमारे आसपास है और जिसको हम लोग इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं, दैट इज़ द मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। और जिस वर्ल्ड को हम नहीं देख पाते हैं, या फिर ये कहें कि एटॉमिक लेवल पर जो वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, उसको कौन सा वर्ल्ड बोला जाता है? माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड। यहाँ पर मैं क्या बात कर रही हूँ? मिनिएचर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस। मिनिएचर फॉर्म कौन सा फॉर्म होता है जो किस वर्ल्ड से डील करता है? माइक्रोस्कोपिक से। अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है? पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, आर इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाय आई। ये जो क्वांटिटीज़ होती है पोटेंशियल और करंट, मैं अगर डायरेक्ट ऐसे लिखती हूँ तो आप एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टमीटर की हेल्प से मेजर कर सकते हैं और करंट को आप मीटर की हेल्प से मेजर करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो V और कैपिटल I ये जो क्वांटिटीज़ हैं ये मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम एटॉमिक लेवल पर जाते हैं, जहाँ पर एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स, इनसे डील किया जाता है, उस एटॉमिक लेवल पर हम रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है। तो मिनिएचर फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस में हमें यही पढ़ना है कि जब आप एक कंडक्टर को किस तरह से देख रहे होते हैं, माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड की नज़र से देख रहे होते हैं, या फिर जब आप एक कंडक्टर को एटॉमिक लेवल पर देख रहे होते हैं, तो रेजिस्टेंस किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है एटॉमिक लेवल पर, या फिर रेजिस्टेंस का एटॉमिक लेवल पर क्या फॉर्मूला होता है। तो हम ओम्स लॉ से जानते हैं, आर इज इक्वल टू क्या होता है? V डिवाइडेड बाई आई। V का हम रिलेशन पढ़ चुके हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाई बाई लेंथ। V किस पर डिपेंड करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड पर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बिटवीन विच दिस V पोटेंशियल एग्जिस्ट, डिवाइडेड बाय करंट का हम एक फॉर्मूला पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेक्चर्स में, दैट इज NeAVD। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एक रिलेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो ये वही वाला रिलेशन है। तो हमने क्या किया? पोटेंशियल को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म्स में लिखा, और करंट का भी हमने कौन सा फॉर्मूला लिखा? जो कि एटॉमिक लेवल पर करंट की वैल्यू देता है। एटॉमिक लेवल कैसे आया यहाँ पर? क्योंकि ये जो चार्ज है, स्मॉल n है, सॉरी, ये क्या है? नंबर डेंसिटी है। E इज़ द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड VD इज़ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स। अब आप आगे बढ़िए, इसमें कैपिटल E स्मॉल l एज इट इज़ रहेगा, इसको हम लोग एज इट इज़ लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय NeA। अब VD की वैल्यू रखते हैं। आपको इस VD का वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, अगर आपको इसका वैल्यू कहाँ से आए याद नहीं है, फिर से आप प्रीवियस लेक्चर में जाएंगे, हमने एक रिलेशन वहाँ पर डिराइव किया था, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड रिलैक्सेशन टाइम। तो वहाँ पर आप फॉर्मूला लिख सकते हैं। VD का फॉर्मूला क्या निकाला था हमने? E टॉ डिवाइडेड बाय m, ठीक है। और अभी हम सारे मैग्नीट्यूड से लिख रहे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किसी भी क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर का साइन नहीं लगाया है, बिकॉज हेयर वी आर डीलिंग ओनली विद द मैग्नीट्यूड। तो आप यहाँ पर क्या देख सकते हैं? ये जो कैपिटल E है, इस कैपिटल E से ये वाला कैपिटल E कैंसिल आउट हो जाएगा। और अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड में, इट विल बी कैपिटल R, और कैपिटल R का आपका वैल्यू कितना बचेगा? ये M जो नीचे है कहाँ चला जाएगा? आपका न्यूमरेटर में। द वैल्यू विल बी ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर A टॉ। सो दिस इज द formula of resistance at the atomic level, or this is the formula of resistance in its miniature form। अब ये resistance का formula किससे डील कर रहा है? एटॉमिक लेवल की जो क्वांटिटीज़ होती हैं, नंबर डेंसिटी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलैक्सेशन टाइम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आपको रेजिस्टेंस का ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, और मैं इस फॉर्मूले को एक बार फिर से कंसीडर करूँगी, जिससे कि आपको एक छोटा सा रिलेशन मैं और बताना चाहूँगी। इस फॉर्मूले को मैं यहाँ पर लिखती हूँ फिर से, कैपिटल R इज इक्वल टू ML डिवाइडेड बाय NE स्क्वायर A टॉ। तो इसको इरेज कर देते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा है? अभी जस्ट हमने आज इस लेक्चर को जब स्टार्ट किया था तो हमने रेजिस्टेंस का एक रिलेशन पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। R इज इक्वल टू रो L डिवाइडेड बाई A। आपको क्या करना है? ये वाला जो फॉर्मूला है इसको इससे कंपेयर करिए। कंपेयर करने पर आप क्या देखेंगे? दिस इज लेंथ, दिस इज लेंथ, दिस इज एरिया, दिस इज ऑल्सो एरिया।
तो अगर इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं तो जो रो की वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ। तो फ्रॉम दीज टू इक्वेशन वी कैन राइट रो इज इक्वल टू m डिवाइडेड बाय एन ई स्क्वायर टॉ। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला टू रिमेंबर, आपको इसको याद रखना है। और इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ भी निकल कर आ रही है। मैंने अभी जब आपको रेजिस्टिविटी इंट्रोड्यूस किया था तो आपको क्या बोला था कि रेजिस्टिविटी एक मटेरियल की ना तो लेंथ पर डिपेंड करती है ना तो एरिया पर डिपेंड करती है। किसी भी एक पर्टिकुलर मटेरियल की आप लेंथ चेंज करते रहिए, एरिया चेंज करते रहिए, रेजिस्टिविटी विल रिमेन कांस्टेंट। और ये फॉर्मूला ये भी बताता है कि रेजिस्टिविटी सच में ना तो लेंथ पर डिपेंड कर रही है और ना ही किस पर डिपेंड कर रही है, एरिया पर डिपेंड कर रही है। रेजिस्टिविटी एक्चुअल में किस पर डिपेंड करती है, नंबर डेंसिटी पर, रिलैक्सेशन टाइम पर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर। ठीक है, तो एक मटेरियल की रेजिस्टिविटी कांस्टेंट होती है, इस फॉर्मूले से भी हम ये आपको बता सकते हैं। तो हमारे आज के लेक्चर में हमने जो भी टॉपिक्स कंटिन्यू इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे और आगे का लेक्चर आगे का जो चैप्टर 3 के टॉपिक्स हैं उसको कवर करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच।